बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाज़ ज़ैदी। प्रोग्राम के मुस्तकिल मेज़बान जनाब तलत हुसैन साहब आज छुट्टी पर हैं, इसलिए प्रोग्राम की ज़िम्मेदारी मुझ पर है। आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो, आपको यौम पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो। मशरिक़ वस्ता में नाज़रीन, ईरान, अमरीका और इसराइल के दरमियान जारी जंग को अब 3 हफ़्ते हो चुके हैं। आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमरीका और ईरान के दरमियान गुज़िश्ता 2 दिनों में नहायत मुस्बत और नतीजा खेज़ बातचीत हुई है, जिसके बाद उन्होंने ईरान के तवानाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पर हमले 5 दिन के लिए मौखर करने का ऐलान भी कर दिया है। एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि राब्ता अमरीका ने नहीं बल्कि ईरान की तरफ से किया गया है। दूसरी जानिब ईरान ने अमरीकी सदर के दावे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अमरीकी सदर के बयानात तवानाई की कीमतों को कम करने और अपने फ़ौजी मनसूबों के लिए वक्त हासिल करने की कोशिशों के तनाजुर में है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले रोकने के ऐलान के फ़ौरन बाद ही इसराइल की जानिब से तेहरान पर हमले किए गए हैं। इससे पहले अमरीकी सदर ने ईरान को आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए तकरीबन 48 घंटे का वक्त दिया था, जो आज रात किसी भी वक्त पूरा हो जाना था, जिसके जवाब में ईरान ने कहा था कि अगर हमारे तवानाई निज़ाम पर हमला हुआ तो मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तवानाई ढांचे को हम निशाना बनाएंगे, इसके लिए हम आज़ाद होंगे। इस सारी सूरत हाल में अमरीकी सदर का मुज़ाकरात का बयान कितना मुस्तनद है, क्योंकि इससे पहले भी अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के दौरान ही इसराइल और अमरीका ने ईरान पर हमला कर दिया था। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे और साथ ही ईरान जंग के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद हुकूमती किफ़ायत-शियारी मुहिम और PTI की इमरान खान रिहाई मुहिम पर भी आज के शो में हम बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अली साहब और हमारा साथ देंगे सैयद मोहम्मद अली साहब भी। तो आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। अली सरवर नकवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। एक तो ये फरमाइएगा कि अमरीकी सदर ने 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया था अली सरवर नकवी साहब, और वो ख़त्म होने से पहले ही 5 दिन के लिए हमले रोकने का ऐलान किया है, जिसे ईरान ने मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी खबरसा एजेंसी ने आज रिपोर्ट किया है कि तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान ने स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा से अलहदा मुलाकात भी की और इस्लामाबाद में बाज़ाब्ता मुज़ाकरात की कोशिशें भी जारी हैं। क्या कहेंगे आप इस सारी सूरत हाल पर, पाकिस्तान के रोल पर और इस तमाम बातचीत के तनाजुर में? देखिए, इसमें अव्वल तो ये हमेशा याद रहना चाहिए कि ये जो जंग छिड़ी है वो ईरान के ऊपर इजराइल के हमले से छिड़ी थी। और इजराइल ने एक जारहाना, एक एग्रेसिव एक्शन लिया, एक खुद मुख्तार आज़ाद मुल्क के ख़िलाफ़ बग़ैर किसी जवाज़ के ये बैनुल अक़वामी क़वानीन की बुरी तरह खिलाफ वर्जी की। अच्छा, उसके बाद वो समझते थे कि वहाँ पे बड़ी परेशानी होगी और वहाँ पे लोग सड़कों पे आ जाएंगे और हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। ईरान के हुकूमत में बड़ी मुस्तहकम और बड़े पुरअज़्म अंदाज में उनका रवैया चल रहा है, और वो बावजूद इसके कि आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई की शहादत हुई, बहुत से और ईरान के लीडर्स की शहादत हुई, ईरान डटा हुआ है, लड़ रहा है। और एक बड़ी चीज़ जो हो रही है वो उसका जिक्र नहीं हो रहा ज़्यादा, वो ये है कि इजराइल के अंदर जो हमले हो रहे हैं, इजराइल की बहुत बुरी हालत है। वहाँ पे जेरूसलम, टेल अवीव, इलात, हाइफा, जितने भी उनके बड़े शहर हैं उनमें मिसाइल्स दागे जा रहे हैं ईरान की तरफ से, और लोग सड़कों पे आ गए हैं, घरों के अंदर सो नहीं रहे, रात पूरी गुजारते हैं बाहर सड़क पे। तो ये आज तक इजराइल में ये कैफियत नहीं हुई है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इजराइल की आबादी जो है, एक तो यहूदी बड़े होशियार और समझदार और ज़हीन होते हैं, लेकिन वो बड़े डरपोक भी होते हैं, और वो उनका बुरा हाल है, डर के मारे वो दहशत में परेशान हो गए। तो
ये हाँ अब हाँ ये जंग चलती रही, जी। इजराइल के ऊपर हमले ईरान जो कर रहा है वो बहुत ही सस्ते इक्विपमेंट से कर रहा है, और इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से ईरान पे बहुत बुरे हमले हो रहे हैं। सही। ईरान में भी काफी तबाही मची है, हाँ, लेकिन अली वहाँ के अली लोग साहब, बड़े ये बड़ा पुरअज़्म हैं। अहम आपका नुक्ता है कि यकीनन अब जबकि हमले बहुत ज़्यादा शदीद हो रहे हैं इसराइल के ऊपर और ईरान मुसलसल सरप्राइज़ भी दे रहा है, तो अब यही वजह है कि इसराइल का भी दबाव अमेरिका के ऊपर होगा और इसी वजह से शायद उन्होंने थोड़ी सी जंग बंदी के लिए बातचीत भी की है। सैयद मोहम्मद अली साहब, मैं सुन रहा था आज अब्बास इराक़ची साहब भी ये कह रहे हैं कि उनकी जानिब से किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हुए हैं, ये तो अमेरिका का और इसराइल का एक हरबा है कि उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें यानी तेल की आलमी कीमतों को कम करने के लिए यह हरबा खेला है और टाइम लेने के लिए उन्होंने यह हरबा खेला है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई ऐसा है जैसा कि अली सरवर साहब ने भी फरमाया कि एक तो हमले बहुत ज़्यादा शदीद हो रहे हैं इसराइल के ऊपर, इसराइल ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, आयरन डोम उनका नाकाम हुआ है, इसी वजह से अब क्या टाइम लेने के लिए अमेरिका ने और इसराइल ने ये चाल खेली है कि वो थोड़ा सा टाइम ले और फिर दोबारा से अपने आप को 5 दिन का टाइम लेके अपने आप को इक्विप करके दोबारा से ईरान के ऊपर हमला करें? बहुत शुक्रिया। देखिए जी, इसकी जो दोनों सिफारती और तस्वीराती रुख हैं वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान के आला हुक्काम जो हैं वो तुर्की और मिस्र के ताउन से एक राब्ते का काम मुसलसल कर रहे हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान, और बराह रास्त पाकिस्तान के राब्ते हैं विटकॉफ साहब से अमेरिका में, और अब्बास अगरची जो वजीर खारजा हैं ईरान के, उन दोनों के साथ मुसलसल हमारी कोशिशें जारी हैं कि इस जंग को ख़त्म किया जाए और इस खित्ते को मज़ीद तबाही से बचाया जाए। अलबत्ता जो सदर ट्रंप का आज ऐलान है उसको हम 3-4 हक़ाइक़ की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सदर ट्रंप, इसमें कोई शक नहीं है कि चूंकि उन्होंने इस जंग का आगाज ईरान के खिलाफ इसराइल की ईमा पे कांग्रेस, नेटो और अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की मुशावरत के बगैर किया था, और उनको अंदाजा हुआ है कि उन्होंने ईरान की पावर और रिजॉल्व को अंडर एस्टिमेट किया है, तो अब वो ये समझते हैं कि ये 5 दिन का जो तवक्कुफ लिया है इसमें 3-4 चीजें वो ऑलरेडी हो रही हैं। सही। अब से 1 घंटे पहले एक मुशावरत अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में चैप्टर 7 के हवाले से ईरान के खिलाफ एक सख्त करारदाद लाने के हवाले से ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 200 अरब डॉलर के करीब, 200 बिलियन अरब जो डॉलर हैं उसके करीब शायद ट्रंप इंतजामिया कांग्रेस से मजीद तकाजा करे इस जंग के लिए, जिससे ये जाहिर होता है कि वो मजीद वसाइल इस जंग को जारी रखने के लिए मजीद शिद्दत से वो दरकार करना चाहती है। और तीसरी बात यह है कि जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस बता रही है, इस वक्त पूरे नेटो के तमाम जो बेसेस हैं वहां से बहुत बड़े पैमाने पे अमरीकी हथियार, एम्यूनिशन और वेपन्स जो हैं वो बहुत तेजी के साथ मशरिक़ वुस्ता लाए जा रहे हैं, और बल्कि यूं देखें आपके यूरोप के ममालिक ने शुरू में तो पसोपेश किया कि हम नहीं शामिल होंगे इस जंग में, लेकिन अब यूं लगता है कि अमेरिका ने उन पर एक बड़ा सख्त दबाव डाला है और उनको मजबूर किया है, जिसके नतीजे में आपने देखा कि कल बरतानिया ने भी ऐलान किया कि उन्होंने एक एटमी आबदोज जो है बहरे अरब में डिप्लॉय कर दी है जो कि मिसाइल से लेस है, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो तैयार हैं अगर उनको इस जंग में शरीक होना पड़ा। नहीं, ये क्या उन्होंने दिल से ऐलान किया है सैयद मोहम्मद अली साहब, या फिर अमेरिका की ईमा पे किया है? क्योंकि मैं आपसे इसको भी इस तरफ भी मैं आपको लेकर आना चाह रहा था कि बरतानिया तो किसी सूरत में नहीं चाहेगा ना कि वो भी इस जंग में कूद जाए, क्योंकि ईरान ने तो बराह रास्त उसको धमकी पहले ही दे रखी है कि अगर तो आप इस जंग में आए तो फिर ये जंग फिर आपके मुल्क में भी हो सकती है, आपकी सरहद तक भी पहुंच सकती है। तो बरतानिया तो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वो इस जंग में शामिल हो। देखें, कोई मुल्क नहीं चाहता कि उस जंग में शामिल हो, लेकिन अमेरिका उन पर दबाव डालने की सलाहियत रखता है। और मैं आपको मिसाल दे रहा हूं एक सबूत के तौर पे कि देखें, साउथ कोरिया में जो थैड और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम्स थे उनको फौरी तौर पर मशरिक़ वुस्ता अमेरिका ने मुंतकिल किया, एक ऐसे वक्त में जबकि शुमाली कोरिया अब बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे मिसाइल तजुर्बात कर रहा है और जापान और
साउथ कोरिया में बड़ी तशवीश पाई जाती है। तो इस दूसरी जानिब आप देखें कि यूक्रेन जंग में इस जंग का सबसे ज्यादा फायदा तो रूस को हो रहा है, क्योंकि तेल महंगा भी हो गया है, उनका बिकना भी शुरू हो गया है, पाबंदियां भी खत्म हो गई हैं, प्लस जो सारी दिफाई इंडस्ट्री अमेरिका की जो यूक्रेन वॉर को सस्टेन करने के लिए बिजी थी, अब उसकी तवज्जो जो है नुक्ता आपका बिल्कुल सही है सैयद मोहम्मद अली साहब, ये बिल्कुल आपका नुक्ता सही है कि इस जंग का तो सबसे ज्यादा फायदा रशिया को हो रहा है। मैं अली सरवर नकवी साहब आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी थोड़ी देर पहले जब वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि अगर मुआहिदा हो गया तो हम खुद अफजूदा जो यूरेनियम है वो हम वहाँ से लेकर आ जाएंगे। अमरीकी सदर के मुताबिक इसराइल भी इस मामले से खुश है, यानी 5 रोज़ा जंगबंदी से खुश है। अगर टेबल पर बैठते हैं ये तमाम ममालिक तो अमरीका और ईरान क्या आपस में एक दूसरे से मुतालबात रखेंगे? क्योंकि इससे पहले हम ये देख चुके हैं कि ईरान तो मुस्तकिल ये मुतालबा कर रहा है अमेरिका से, वो तो कहता है कि जी हमें हर्जाना देना चाहिए, सैयद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई साहब की जो शहादत है उसका हर्जाना अदा करें, बच्चियों को आपने वहाँ पर शहीद कर दिया उनका हर्जाना अदा करें। तो क्या आप समझते हैं कि ये 5 रोज़ बहुत ज़्यादा अहम हैं और इस 5 रोज़ में कोई डेवलपमेंट हो सकती है, कोई जंगबंदी हो सकती है मुस्तकिल? क्या देखिए, अव्वल तो आज शाम में लगभग इसी वक्त या घंटे 2 इसके बाद जो ट्रंप की का अल्टीमेटम था 48 घंटे का, वो पूरा हो जाता और ट्रंप को एक्शन लेना होता। उससे ये ट्रंप पीछे हटा है और उसने जो बयान दिया है, जो ट्रूथ सोशल पे उसने जो अपना मौक़िफ़ बताया है, उसमें अब वो बदल गया है और कहता है कि 5 दिन के लिए एक पॉज लाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ट्रंप अब मुज़ाकरात की तरफ जा रहा है, लेकिन मुज़ाकरात भी बड़े मुश्किल हैं क्योंकि ईरान की कंडीशंस कुछ हैं और ईरान का पल्ला भारी है, क्योंकि ईरान ने जंग में दिखा दिया है कि वो दबेगा नहीं। और दूसरी तरफ अमेरिका और ट्रंप को भी अपनी पोजीशन रखनी है कि उनके एटमी तनसीबात को ख़त्म कर दिया जाए अब और अफसुदा वहाँ से ले आया जाए और उनके बाकी जो और मिसाइल वगैरह हैं उनको भी ख़त्म कराना चाहते हैं। तो मुज़ाकरात जो पहले जो JCPOA था, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, वो 2003 से 2015 तक चला। मुआहदा 2015 में हुआ, 12 साल के मुज़ाकरात के बाद। तो ईरान के साथ मुज़ाकरात बड़े मुश्किल और बड़े लंबे होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो अब मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सूरत है वो फिर भी उस अल्टीमेटम के कैफियत से बेहतर है, उस अल्टीमेटम के सिचुएशन से बेहतर है, लेकिन अभी भी बहुत से इसमें और रुकावटें इसकी आ सकती हैं। और मैं समझता हूँ एक तब्दीली आई है कि इजराइल अब मुज़ाकरात के फेवर में है। ये बहुत अहम बात है कि इजराइल अब मुज़ाकरात के फेवर में है। जो शुरू में बातचीत नहीं करना चाहता था, वो कहता था कि सिर्फ हम हमला करेंगे। तो सैयद मोहम्मद अली साहब, एक तो ये है कि हमने पहले भी ये देखा है कि जब भी मुज़ाकरात होते हैं, बातचीत चल रही होती है, उसके दौरान ही अमेरिका की जानिब से और इसराइल की जानिब से उन मुज़ाकरात को सबोताज किया जाता है और हमला कर दिया जाता है। तो क्या ये मुज़ाकरात इस दफ़ा इन 5 दिनों में क्या पायदार हो सकते हैं, क्या अमली शक्ल इख्तियार कर सकते हैं? और यही सवाल आपसे भी कि दोनों जानिब से, यानी ईरान की जानिब से, अमेरिका की जानिब से, मुज़ाकरात की टेबल पर एक दूसरे से मुतालबात क्या हो सकते हैं सैयद मोहम्मद अली साहब? देखिए जी, दोनों बातें हम देख लेते हैं। एक सिफारती पहलू है और एक तस्वीराती पहलू है। 5 दिन कितने सिफारती सतह पे मैं बदकिस्मती से ज़्यादा एरिया ऑफ कन्वर्जेंस नहीं देख रहा। जो 3 डिमांड्स हैं ईरान की कि जनाब हमें कंपनसेट किया जाए और एक कमिटमेंट दी जाए कि आइंदा अग्रेशन नहीं होगा और अमेरिकी बेसिस भी ख़त्म किया जाए। ताज़ा तरीन उनकी डिमांड ये भी है जो कि मैं समझता हूँ कि अमेरिका के लिए मुश्किल है उनको एक्सेप्ट करना। दूसरी जानिब देखिए, जंग अमेरिका ने शुरू क्यों की थी? उसने तो ट्रंप साहब ने ऐलान किया था कि 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं मेरे,
और उनमें से कोई भी उन्होंने अचीव नहीं किया। रिजीम चेंज वो भी नहीं कर सके। दूसरी बात उन्होंने कहा जी मिसाइल सलाहियत का खात्मा, भाई वो तो आप जो 3 हफ्ते के बाद जो उनके मिसाइल हैं वो ज्यादा मौसर और एक्यूरेट साबित हो रहे हैं और तबाहकुन छापे हो रहे हैं, तो वो भी नाकाम हो गए। उनके एटमी प्रोग्राम का खात्मा, वो तो हर साल क्लेम करते हैं कि हम खत्म कर देते हैं, फिर वो जंग करते हैं। चौथी चीज के जी बहरिया का खात्मा, भाई बहरिया भी खत्म कर दी तो फिर गल्फ ऑफ हॉर्मज़ तो अभी भी बंद है, वो सिंपली उसको माइन कर दें तो वहां पे दुनिया की कोई नहीं थी। तो कहने का मतलब है कि जो जंगी अहदाफ थे सदर ट्रंप के, उसमें से कोई भी उनको अचीव नहीं हुआ है। तो मुझे बदकिस्मती से ये एहतमाल है कि उनको चूंकि अभी कोई फेस सेविंग नहीं मिल रही जिसको वो अपने अवाम, आलमी बरादरी और कांग्रेस के सामने लेके जा सकें, तो ऐन मुमकिन है कि इन 5 दिनों को वो इस्तेमाल करें अपनी रीइंफोर्समेंट के लिए, ज्यादा सख्त बंदी के लिए और ज्यादा बड़े पैमाने पे अगले मरहले में जंग को फैलाने और उसकी शिद्दत में इजाफे के लिए। बिल्कुल सही है सैयद मोहम्मद अली साहब, इसमें यह नुक्ता भी तो हो सकता है ना कि 48 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया था डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वो पूरा हो रहा है, और अगर डोनाल्ड ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए कोई बड़ा अटैक कर देते, कोई बड़ा हमला कर देते, तो उसके जवाब में ईरान तो पहले ही कह चुका है कि आपके पावर प्लांट्स को भी हम निशाना बनाएंगे जो मशरिक़ वस्ता में शामिल हैं। तो आप नहीं समझते कि मुज़ाकरात का बयान अमरीका की जानिब से देना इस सारी सूरत हाल से बचने के लिए भी हो सकता है, एक टैक्टिक्स हो सकती है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से? जी बिल्कुल, मैं आपसे मुत्तफिक हूं, क्योंकि देखें इसको अंग्रेजी में कहते हैं एस्केलेशन डोमिनेंस। तो सदर ट्रंप ने जब धमकी दी कि जनाब हम आपके तवान को तबाह कर देंगे, तो उनका ख्याल था कि ईरान चिकन आउट कर जाएगा। उन्होंने उसके मुकाबले में ज्यादा सख्त बयान दिया कि जनाब हम इस मशरिक़ वस्ता के पानी के और तवानाई के तमाम ज़खायर तबाह कर देंगे। तो ऑब्वियसली उनकी ये सलाहियत भी है और अमेरिका के पास ये तस्वीराती सलाहियत नहीं है कि वो इनको बाज रख सके। तो ये 5 दिन में ऐन मुमकिन है कि वो उनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मजीद तकवीयत देने के, ताकि अगर अगले राउंड में ईरान जवाबी कार्रवाई इन अहदाफ जिनका उसने चुनाव किया है या इंदिया दिया है उसके खिलाफ करे, तो उनके नुकसानात को से बचा जा सके। तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दोनों जानिब एक तो एतमाद का बहुत फुकदान है, एक जानिब आप मुसलसल उनकी रिजीम को असैसिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस माहौल में इस तरह तो मुज़ाकरात नहीं होते, और मुझे यूं लगता है कि इन 5 दिनों के बाद शायद जंग की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। चलें, ये तो एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल डेवलप हो सकती है। सैयद मोहम्मद अली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। अली सरवर नकवी साहब आप हमारे साथ मौजूद थे और अमेरिका और इसराइल जंग के हवाले से अपना तज़िया दे रहे थे। और सैयद मोहम्मद अली साहब ने आखिर में जाते जाते एक बड़ी अहम बात कर दी। उन्होंने कहा कि उनको नहीं लगता कि ये 5 दिन बाद जंगबंदी हो सकती है, चूँकि आर्जी जंगबंदी तो 5 दिन के लिए हुई है, लेकिन उनका ये ख्याल है कि 5 दिन बाद अमेरिका मज़ीद अटैक्स कर सकता है, और इसमें बहुत अहम किरदार होगा उन ममालिक का जो कि सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं, मीडिएशन का किरदार अदा कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो अब देखना यह है कि इन 5 दिनों में क्या कुछ हो सकता है, दुनिया क्या मज़ीद जंग की तरफ जाएगी या फिर ये 5 दिन बहुत कीमती साबित हो सकते हैं, जंगबंदी हो सकती है। एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन हमें, और ब्रेक के बाद जब हम दोबारा हाजिर होंगे तो पाकिस्तान में भी इस जंगबंदी के हवाले से और इस जंग के हवाले से बहुत सी बातें ज़ेर गर्दिश हैं, और पाकिस्तान ने इस सिलसिले में, पाकिस्तानी हुकूमत ने किफ़ायत-शियारी मुहिम भी इख्तियार की हुई है, वो किस हद तक कामयाब हुई है, तफसीली उसके ऊपर गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। वफाकी हुकूमत का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आलमी सतह पर इजाफे के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल पर और डीज़ल पर बिल तरतीब 127 रुपये और 200 रुपये से ज़ायद की सब्सिडी दी जा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी भी की जा रही है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने आज पशीन में जलसे से खिताब में कहा है कि हम निकलेंगे, लेकिन इस दफ़ा सर पर कफन बांध कर निकलेंगे। मौजूदा सूरत हाल में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई मुनज़्ज़म तहरीक चला पाएगी या मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल हल होंगे? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समर हारून बिलोर साहिबा, रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक़ है, जबकि शफ़ी जान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात और वज़ीर आला KP आप हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ मैं शफ़ी जान साहब आपसे करना चाहूँगा। शफ़ी साहब, इस वक्त खित्ते में जंग जारी है। अमरीकी खबरसां एजेंसी के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान बातचीत की कोशिशों में पाकिस्तान भी शामिल है और मुज़ाकरात इस्लामाबाद में कराने की कोशिशें भी की जा रही हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आज़ादी या मौत का नारा लगाया जा रहा है। आज वज़ीर आला ने पशीन में जलसे से खिताब में कहा है, तो क्या मौजूदा सूरत हाल में कोई बड़ी तहरीक चलाना आसान होगा? और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि रिहाई फोर्स का मामला कहाँ तक पहुँचेगा?
जहां तक तहरीक इंसाफ की बात है तो तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत और सूबाई क़यादत सर जोड़ के बैठी हुई है और प्लानिंग पे काम हो रहा है। और इस बार हम चाहते हैं कि जो भी तहरीक चलाई जाए वो नतीजा खेज हो। हमारी वर्कर्स का भी ये डिमांड का आज तीसरा दिन है। अब तमाम जो हमारे नुमाइंदे हैं वो अपने हलकों में मौजूद है और इस बात को भी रिपोर्ट किया गया कि जो लोग भी हमसे मिलने आ रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हो या दीगर सूबों में हो, उन सब का एक ही मुतालबा है और एक ही सवाल है, और वो सवाल ये है कि इमरान खान साहब की रिहाई का क्या प्लान है, रिहा कब होंगे। तो उसके लिए जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो उसकी तैयारी कर रही है। आज सीएम सुहेल आफरीदी साहब बलूचिस्तान में मौजूद थे, वहां पे जलसा आम से भी उन्होंने खिताब किया, अपने प्लान का इजहार भी वहां पे किया, कुछ चीजों को लोगों के सामने रखा। स्ट्रीट मूवमेंट की बात हुई, हम कश्मीर जा रहे हैं स्ट्रीट मूवमेंट के लिए, गिलगित बल्तिस्तान हम जा रहे हैं, हम पंजाब इंटीरियर पंजाब जा रहे हैं, इंटीरियर सिंध की तैयारी है। स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी आपने ही सुहेल आफरीदी साहब को दी हुई है और बड़े ऐसे तरीके से वो उसको निभा रहे हैं। हम वही मोमेंटम दोबारा बहाल करेंगे स्ट्रीट मूवमेंट के। उसके साथ साथ रिहाई फोर्स पे काम हो रहा है। आपने मैं यही पूछने वाला था आपसे कि रिहाई फोर्स का मामला आपका कहां तक पहुंचा है? देखिए, रिहाई फोर्स पे रमजान में हमारी काफी मीटिंग्स हुई हैं, उसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई है, स्ट्रक्चर तकरीबन कंप्लीट हो गया है, कुछ दिनों में उसका लॉन्चिंग इवेंट है। सीएम आफरीदी साहब उससे खिताब करेंगे, उसका डैशबोर्ड खोल दिया जाएगा। उसके बाद मुख्तलिफ खैबर पख्तूनख्वा के शहरों में कैंप्स लगाए जाएंगे और जिस दिन 1 लाख मेंबरशिप पूरी हो जाएगी बाकायदा हल्फ होगा और चेन ऑफ कमांड जो है वो आफरीदी साहब के पास होगी। हमें उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह 10 लाख जो हमारा फिगर है, जो हमने गोल सेट किया है, उसको अचीव कर लेंगे। पूरे पाकिस्तान से नौजवान इस फोर्स का हिस्सा बनेंगे और जो भी इमरान खान साहब की रिहाई के बारे में जो भी लाएमल दिया जाएगा, वो तमाम तर जो फोर्स के मेंबर्स होंगे वो इस तहरीक में सफ़े अव्वल में होंगे। जहां तक जंग की बात की, आपने एक सिचुएशन का बयान किया तो बात बड़ी वाज़ेह है कि जब इनका एक वफद जिसमें तारिक फजल चौधरी साहब थे, राना सनाउल्लाह साहब थे, अचकज़ई साहब और गौहर साहब से मिले और एक जो इन्होंने एक मीटिंग रखी थी वज़ीर आज़म हाउस में पार्लिमानी लीडर्स के लिए, हमें वहां पे इन्वाइट किया। तब भी हमने इनको कहा कि इस चीज को आप पार्लिमान के अंदर लेके आए, एक जॉइंट सेशन वहां पे करवाए, तमाम अरकान को इत्तेमाद मिले। इस तरह नहीं हो सकता कि आप कुछ लोगों को वज़ीर आज़म हाउस बुला लें और वहां पे उनको ब्रीफिंग दें। फिर जब ब्रीफिंग हुई तो वो भी आपने देखी, कमरान मुर्तजा उस ब्रीफिंग में शामिल हुए। उनके जो कमेंट्स थे, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ये बात कही थी कि जो ब्रीफिंग हमें अंदर दी गई है वो कोई खास ब्रीफिंग नहीं थी, हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है। बात बड़ी वाज़ेह है कि इस वक्त हर पाकिस्तानी मुस्लिम मुल्क ईरान के साथ खड़ा है, लेकिन हुकूमत जो है वो तजब्जब का शिकार है। चलिए जी, आपका पॉइंट आ गया जी शफी जान साहब। समर हारून साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मुझे बताइएगा कि बड़ी शिकायतें कर रहे हैं शफी जान बलूच साहब, वो कह रहे हैं कि अवाम तो मुत्तहिद है, अवाम तो एक पेज पर है, लेकिन हुकूमत बड़ी तजब्जुब का शिकार है कि किसका साथ देना है या नहीं। एक तो सही मानों में क्या ब्रीफिंग आपकी जानिब से नहीं दी गई अपोजिशन जमातों को, और दूसरा वज़ीर आला केपी तो आज़ादी या मौत का नारा लगा रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के पास है। तो हुकूमत मुज़ाकरात के ज़रिए ही इन मसाइल को हल करेगी या फिर तहरीक चलाने देंगे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मेरे छोटे हैं मेरे भाइयों की तरह शफी जान साहब को कहूँगी कि वो थोड़ी सी एंटी एसिडिटी टैबलेट्स ले लें, अपने सीएम को भी दे दें, क्योंकि आजकल जो पाकिस्तान की एक बैनुल अक़वामी सतह पे एक पोजीशनिंग हो गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो पाकिस्तान के नाकिदीन हैं, जो पाकिस्तान की हुकूमत की, पाकिस्तान की आजकल जो तरक्की हो रही है उसके नाकिदीन हैं, वो बिल्कुल दंग पदंग रह गए हैं। मेरे भाई ने यहाँ पे अभी कहा कि हम क्लियर पोजीशन नहीं ले रहे ईरान के ऊपर, तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने ट्वीट करके उर्दू ज़ुबान में पाकिस्तानी हुकूमत का और उनके रोल का मतलब शुक्रिया अदा किया। यूनाइटेड नेशंस की फ्लोर पे ईरान के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने पाकिस्तान के रोल को मेंशन किया। और अब जैसे आपने भी एक खबर भी मेंशन की है कि चांसेस आर के आने वाले अनकरीब 2-4 दिनों में एक मीटिंग होगी सीज़ फायर को ब्रोकर करने में, जो शायद इस्लामाबाद में हो, और उसमें एक कलीदी किरदार, चाहे उसकी जोग्राफिकल पोजीशनिंग कहाँ भी हो, उसमें एक कलीदी किरदार पाकिस्तान अदा करेगा। अब मेरे भाई अपनी ये तहरीक चला रहे हैं, उनकी बिल्कुल राइट है, लॉ की हदूद के अंदर तहरीक चलाना उनका हक है। ये एक सियासी
वर्कर का, सियासी जो फॉलोअर्स हैं, लीडर्स हैं, उनका राइट है। लेकिन सियासतदान होने के साथ साथ ये एक पाकिस्तानी भी हैं। आज 23 मार्च का दिन है। आज वो दिन है जब पाकिस्तान कंसेप्चुअलाइज हुआ था, और पाकिस्तान जिन लोगों ने कंसेप्चुअलाइज किया था, इस सफ़र में बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत सारे घर उजड़े हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए और आज दिन तक दे रहे हैं। हमें हमारा वो जो हमारे बड़ों ने जो वो कंसेप्चुअलाइज किया था, हमें वो मुल्क तो मिल गया, लेकिन उसके दिफा हम आज तक कर रहे हैं और अपनी जानें दे के कर रहे हैं। तो इसमें अच्छा ना हो कि ये कहें बिल्कुल हम अपनी तहरीक करेंगे, हम अपनी एक्टिविटीज करेंगे, लेकिन हम ये मार्च, रिहाई, मौत, ये हम इन सारी सूरत हाल के बाद करेंगे। मुल्क रहेगा तो उसमें सियासत भी होगी, उसमें कोई लीडर भी बनेगा, उसमें कोई आगे पीछे भी होगा। और ये जो इनकी बातें हैं, रिहाई फोर्स और जिंदगी और मौत, तो ये गज और ये मैदान मेरे भाई और मैं फिर आपके सामने बैठे होंगे महीने बाद, 2 महीने बाद, और इस तरह की कोई बात नहीं होगी। ये इनकी इन्होंने भी अपने वर्कर्स को जवाबदेह होना होता है, अपने सपोर्टर्स को, जो इनका कोर सपोर्ट ग्रुप है, वो इनसे कुछ सर्टेन पॉलिटिकल एक्टिविटीज की डिमांड करता है। लेकिन यहाँ पे मैं इनको याद करा दूं कि वो सपोर्टर्स हैं, ये लीडर्स हैं। नैरेटिव इन्होंने बनाना है। मुल्क दुश्मन नैरेटिव से भी इनको अपने वर्कर्स को और अपने फॉलोअर्स को दूर करना चाहिए। और जहां पे इस तरह का एक मौका आई, उस पे हम सबको एक सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ा होना चाहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। शफी जान साहब, ये फरमाइएगा कि जिस अमर हारून साहिबा ने फरमाया कि आप लोगों को ये 14 अगस्त, 23 मार्च या 6 सितंबर, इनको ही आपको क्यों ये एहतजाज याद आ जाते हैं, मरने मराने की बातें इनको ही क्यों याद आ जाती हैं? ये इन दिनों का ये इंतखाब आपकी जानिब से क्यों किया जाता है? जैसे कि आज वज़ीर आला KP ने भी मारने और मरने की बातें की हैं, आज़ादी या मौत की बात की है। तो क्या ये नहीं हो सकता कि अभी इस वक्त पाकिस्तान का किरदार जंगबंदी के हवाले से भी बड़ा वाज़े तौर पर देखा जा रहा है, दुनिया उसकी तारीफ़ कर रही है, तो जंगबंदी हो जाए, किफ़ायत शियारी मुहिम इस वक्त हुकूमत चला रही है, ये सारा सिलसिला निमट जाए, उसके बाद आप अपनी सियासत को जारी रखें। अभी तो हुकूमत के साथ खड़े हो आप इस सारे मामले के ऊपर, चूँकि ये बात सही है कि मुल्क है तो हम सब कुछ हैं, मुल्क है तो फिर सियासत है। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। मुल्क है तो सब कुछ है, पाकिस्तान है तो सियासत है, पाकिस्तान है तो तहरीक इंसाफ है, मुस्लिम लीग है, पीपल्स पार्टी है। इस बात से बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ। बात बड़ी वाजे है फवाद साहब। देखें, मेरे समर बीबी मेरी बहन है, यहाँ खैबर पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक मंजरनामा खींचा, इंटरनेशनल पोजीशन की बात की कि पाकिस्तान जो है इस वक्त इसकी इंटरनेशनल पोजीशन जो है वो बड़ी मजबूत हो गई है, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। एक मुल्क जो अडियाला में एक कैदी नंबर 804 इमरान खान साहब को ईद की नमाज के लिए सिक्योरिटी नहीं दे सकती, वही मुल्क कैसे दावे कर सकती है कि वो 2 बड़े ममालिक के दरमियान सुलह सफाई कर रही है, उनकी इंटरनेशनल पोजीशन बड़ी वाजे हो गई है। तो बात बड़ी वाजे है कि इस तरह कुछ भी नहीं है जिस किस्म की मंजरनामा जो है ये पेश कर रही है। दूसरी बात ये है, इस वक्त आपने ये भी देखा होगा कि तहरीक इंसाफ है जो वो वाहिद पॉलिटिकल नेशनल पार्टी है जो चारों सूबों में मौजूद है, हर शहर में मौजूद है, हर कस्बे में मौजूद है। बात बड़ी वाजे है कि जिस तरीके से उन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया, जिस तरीके से चोर दरवाजे पे हमारे मैंडेट पे बैठे हुए हैं, 17 सीटों पे जीत के किस तरह ये पूरे मुल्क के हुक्मरान बन गए हैं। आपने फिर इनकी नाअहली निकम्मी भी देख ली कि जिस तरीके से इन्होंने पेट्रोल बम गिराया। मतलब ये जो जंग हुई इसको भी इन्होंने माली गनीमत जाना, और यहाँ भी इन्होंने एक डाका मार दिया। $60 पर बैरल पे खरीदा गया पेट्रोल, आम पाकिस्तानी की जेब से 55 रुपए उस पर एक्स्ट्रा निकाला गया। फिर जिस तरीके से अभी मजीद महंगा करने की मौका ढूंढ रहे हैं, ये तो ईद की रात में भी उन्होंने ये डाका दोबारा डालने की कोशिश की, लेकिन जिस तरीके से तहरीक इंसाफ ने नहीं, क्रेडिट देना, आप वजीर आजम को क्रेडिट देना, वो उन्होंने पेट्रोल महंगा नहीं किया। वो कह रहे हैं कि हालात इतने ख़राब हैं, लेकिन हम ईद के ऊपर कम से कम पेट्रोल महंगा नहीं कर सकते। समरी तो गो के उनके पास बहुत ज़्यादा आई थी, 200 रुपये डीजल पे बढ़ाने की बात की जा रही थी, पेट्रोल पर भी बढ़ाने की बात की जा रही थी। कोशिश तो कर रहे हैं वजीर आजम। फवाद साहब, मुझे एक और चीज समझ नहीं आती कि ये समरी भी खुद तैयार करते हैं ओगरा से, खुद ही उसको मुस्तरद कर देते हैं, फिर टीवी पे बैठ के अवाम से कहते हैं कि अब आप तालियां बजाए, हमने बड़ा कारनामा कर दिया।
बात बड़ी वाज़ेह है कि इनके पास कोई प्लान नहीं है पाकिस्तान को आगे ले जाने का। आइए जो फिगर्स है, फिगर्स रख के फैसला करते हैं कि इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे तब पेट्रोल का क्या रेट था और आज क्या रेट है। तब पेट्रोल का आलमी मंडी में $120 पर बैरल था, 150 का यहाँ फरोख्त हो रहा था। आज ये $100 पे आ गया है, तो 330 में पाकिस्तान की अवाम इसको परचेज कर रही है। और हाई ऑक्टेन को $200 आज उन्हें मजीद बढ़ा दिया। इस हफ्ते के और रात को या इतवार की रात को जब दोबारा प्राइस चेंज होगी तो फिर मेरे ख्याल में 80-70 रुपए दोबारा बढ़ा वैसे सबर साहिबा ये एक बड़ा अच्छा सवाल है जो कि एक आम व्यूवर है ना, एक आम पाकिस्तानी है, वो वाकई ये आजकल सवाल कर रहा है कि जी जब बानी पीटीआई का दौर था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर था, तो उस वक्त तो पेट्रोल बहुत ऊपर चला गया था, $120 फी बैरल से भी ऊपर चला गया था, लेकिन उस वक्त भी पेट्रोल इतना महंगा नहीं था। अब जबकि एक तो आपके ऊपर तनकीद ये हो रही है कि ऑलरेडी आपने $60 फी बैरल का पेट्रोल इतना महंगा, आपने उसके ऊपर $55 बढ़ा दिए। एक तो इस तनकीद का आप कैसे जवाब देंगे? और दूसरा, अभी $100 फी बैरल के ऊपर पेट्रोल है और उसके ऊपर आप $333 का पेट्रोल दे रहे हैं और फिर उसमें भी $70-80 इजाफे का आप लोग कह रहे हैं। तो फिर आखिर ये कैलकुलेशन कैसे की जाती है? क्या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हक बजानिब नहीं है कि समरी फिर आपके पास कहाँ से आती है? खुद ही आप लोग समरी भेजते हैं, फिर उसको मुस्तरद कर देते हैं और फिर उसके ऊपर शादियाने बजाए जा रहे होते हैं। ऐसा आखिर हो कैसे रहा है? कैसे आप इसका फॉर्मूला डेवलप करते हैं? देखिए, अगर शफी जान साहब सड़कों के बजाय और इधर उधर रेस्टोरेंट्स कैफ़ेज़ में सीएम साहब के साथ घूमने फिरने से फारिग हों, दफ्तर में बैठे, तो उनको पता चले कि हर महकमे की अपनी एक स्पेशलाइज्ड टीम होती है। ओगरा में स्पेशलिस्ट्स की एक टीम बैठी हुई है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ नहीं रखती, वो अपनी चुनिंदा फील्ड में माहिरीन है। और वो अब ये खान साहब की, इन्होंने खान साहब की हुकूमत, खान साहब की रियासत मदीना, उसकी हम हर वक्त बातें सुनते हैं। खान साहब की हुकूमत में एक साल में पाकिस्तान 2 जंगों में इन्वॉल्व हुआ। और खान साहब की हुकूमत में पूरे मुस्लिम उम्मा एक वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन में वो हुआ। जो ऑयल की कीमतें हैं वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हाईएस्ट पोजीशन पे हैं दुनिया में। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल के फिगर्स हैं। और देखिए, प्लस ना सिर्फ ऑयल की कीमतें जिसको कहते हैं प्रेशर में मार्केट फोर्सेस ने बढ़ाई हैं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद है। कतर की जो बड़ी LPG फील्ड्स हैं उसके ऊपर अटैक्स हुए हुए हैं, वो आज भी आग के शोलों में सुलग रही हैं। जो सप्लाई चेन है वो बहुत हद तक डिस्टर्ब हो गया है। आपने ये बात तो सही फरमाई कि $200 हाई ऑक्टेन जो पेट्रोल है उसके रेट्स बढ़ाए गए, लेकिन ये बहुत सोच समझ के बढ़ाए गए हैं। देखिए, इस बढ़ाने के बाद और जो ईद पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंटरवीन किया और कीमतें ना बढ़ाने का प्रेशर उन्होंने अपने सर लिया, इसके साथ साथ बहुत स्ट्रिक्ट ऑस्टेरिटी मेजर्स भी इन्फोर्स कर दिए गए हैं। हुकूमत ने अपना 50% फ्यूल का खर्चा कट डाउन कर दिया है। हुकूमत ने अपनी सारी जो सरकारी अपनी तनकीबात थी वो ख़त्म कर दी है। 23 मार्च की इस दफ़ा तकरीब नहीं हुई। हम दोनों चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में एक पैनिक बाइंग हो जाती है। आपको पता है, होर्डिंग शुरू हो जाती है, फिर लंबी लंबी कतारें शुरू हो जाती हैं। तो सारी चीज़ों को एक आई थिंक ऐसा तरीके से मैनेज किया गया है। पेट्रोल की सप्लाई भी नहीं डिस्टर्ब हुई। ज़रूरियात ज़िंदगी को भी कोशिश किया है कि एक हद दर्जे कंट्रोल किया जाए, और जो दुनिया में एक सिचुएशन चल रही है उसके साथ वो करने के लिए। और इसके साथ साथ हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे हुए। हमसे बहुत बड़े ममालिक, हमसे बहुत ज्यादा ये आपका नुक्ता आ गया, चूंकि मेरे पास प्रोग्राम में वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है समर साहिबा, तो मैं शफी जान आपसे बस मैं सिर्फ अब फाइनली ये कमेंट लेना चाहूँगा कि गुज़िश्ता शब हमने देखा कि बानी PTI के इलाज के हवाले से उनको जो आखिरी इंजेक्शन था वो भी लगाया गया है, उनकी आँख की बीनाई के मुतासर होने के हवाले से। क्या उनके इलाज से मुतमईन है? आप मुख्तसरन बता दें। बात बड़ी वाज़ेह है कि हमने पहले भी इस चीज को मुस्तरद किया है। ये हुकूमत रात के अंधेरे में जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी करती है, उनको पिम्स लाती है, एक बार नहीं कई बार हम इसको मुस्तरद करते हैं। हमारी डिमांड वही है कि उनको शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, उनके फैमिली के ज़ेरे निगरानी जाती डॉक्टर के हमरा। सिर्फ 1 मिनट में आपकी कफायत शारी पी लूंगा। समर बीबी ने कफायत शारी की बात, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। शफीजान वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। शफीजान वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। समर साहिबा बस पर्टिकुलरली इस बात का जवाब दे दें कि उनके जाती मौलिज से इलाज क्यों नहीं करवाया जा रहा, किसी प्राइवेट क्लिनिक में या शिफा में क्यों नहीं उनको शिफ्ट किया जा रहा? उनकी जी जाती मौलिज की
ईमा पे जो डॉक्टर्स उन्होंने पिन पॉइंट किए थे, उन्होंने रेकमेंड किए थे, उनसे उनका इलाज कराया जा रहा है, रेगुलरली उनकी अपडेट्स दी जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब फिट एंड फाइन है और अल्लाह उनको सेहतयाबी रखे। चलें जी, आपकी दुआ है कि खान साहब फिट एंड हैं और अल्लाह ताला उनको सेहत दे। ये तो समर हारून बिलोर साहिबा का मौक़िफ़ सामने आया है, जबकि शफ़ी जान साहब कह रहे हैं कि किसी किस्म की कोई एक्सेस खान साहब तक उनको नहीं दी जा रही है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान फवाद ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी फिर, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।